हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जीव जगत के ही चैप्टर का आगे का पार्ट, जिसमें मैंने बताया था आपको कि किसी भी जीवधारी के जो लक्षण होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। मतलब कैसे हमको पता चलता है कि वो जीवधारी है जिसमें मतलब जान है, या जिसे हम कह सकते हैं कि वो जीवित है। तो पहला मैंने पॉइंट बताया था वृद्धि का। वृद्धि को हम इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं, और मैंने बताया था इससे पहले कि वृद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला आकार में बढ़ना, दूसरा संख्या में बढ़ना, और तीसरा भार में बढ़ना। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि जो हमारी वृद्धि है वो कितने प्रकार से होती है। 3 प्रकार से होती है। पहला हमारा था आकार, दूसरा संख्या और तीसरा भार। अब हमने ये जानना है कि जो हम पढ़ रहे थे सजीव और निर्जीव, मैंने इससे पहले आपको ये भी बताया था कि सजीव में जो लक्षण मिलते हैं, जो सिर्फ सजीव में मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विशिष्ट लक्षण कहते हैं। ठीक है, अब वृद्धि जो है वो किसी भी सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं है। वो लक्षण तो है लेकिन वह विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि वृद्धि जो है वो हमारी निर्जीव में भी होती है। मैंने आपको बताया था कैसे कि अगर हमारा पर्वत है तो अगर पर्वत पे बर्फ़ जम जाती है तो उसके आकार में वृद्धि हो जाती है, उसके भार में भी वृद्धि हो जाएगी ना। तो हमारा जो वृद्धि है वो किसी भी सजीव का विशिष्ट लक्षण नहीं कहलाता है। तो अब विशिष्ट लक्षण है क्या, इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जो वृद्धि का मैंने आपको ये दिया है पीडीएफ, उसको हम समझेंगे कि वृद्धि सभी सजीव में वृद्धि करते हैं। सजीवों के भार में तथा संख्या में वृद्धि होना वृद्धि के द्वियुग्मी अभिलक्षण कहलाते हैं। मतलब सभी जीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। जैसे ऐसा तो नहीं है कि कोई जीव वृद्धि नहीं करता है, चाहे उसके आकार में वृद्धि हो, चाहे वो उसके भार में वृद्धि हो, सब में वृद्धि होती है। और सजीवों के भार में तथा संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, उस सजीव का द्वियुग्मी अभिलक्षण कहलाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा है बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं। बहुकोशिकीय मतलब जिसमें कई प्रकार की कोशिकाएं हमको दिखाई देती हैं या मिलती हैं, वो क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय कहलाते हैं। और एक कोशिकीय मतलब जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका होती है और उनका जीवन जो है वो एक कोशिका में ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे हम ही हैं, हम क्या हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, जिसमें कोशिका विभाजन द्वारा जो है वह वृद्धि होती है। ठीक है, तो कोशिका विभाजन मतलब जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अभी मैंने आगे ये बनाया भी हुआ है और पीछे भी मैंने आपको समझाया था कि जो हमारा एक जीव है उसमें द्विविभाजन जब होता है तो वो 1 से 2 सेल्स बनाता है, 2 से 4 बनाता है। ऐसे ही उसके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक, पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है। जैसे हम जीव हैं तो हम में वृद्धि तो हो रही है, आकार में वृद्धि होती है, भार में वृद्धि हो रही है, लेकिन एक समय आयु तक हम में वृद्धि होती है, उसके बाद वह वृद्धि रुक जाती है। जैसे हमारी अगर हाइट जो है वो एक समय तक ही बढ़ेगी, उसके बाद हमारी लंबाई नहीं बढ़ पाती है ना। तो लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता है, पौधों में यह वृद्धि जीवन पर्यंत होती रहती है। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्राणियों में यह वृद्धि कुछ आयु तक होती है, लेकिन कोशिका विभाजन विशिष्ट ऊतकों में होता है ताकि विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिका आ सके। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है पॉइंट। अब ये विशिष्ट ऊतक क्या होते हैं, ऊतक मतलब टिश्यू। तो कुछ प्राणियों में, जैसे कि हम अपनी बात कर रहे हैं, प्राणियों में जो वृद्धि होती है वो एक आयु तक होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो लंबाई है वो एक निश्चित समय अवधि तक ही बढ़ेगी, उसके बाद वह रुक जाती है। उसके बाद लेकिन कभी आपने देखा है कि हमें चोट लगती है और हमारी जो स्किन है, हमारी जो त्वचा है, उसके वो छिल जाती है, उसके ऊपर का पार्ट निकल जाता है, कभी चोट लग गई या हम जल गए, कुछ भी ऐसा हुआ, तो क्या वो वैसे ही रहती है? ऐसा तो होता नहीं है। हमारे जो विशिष्ट ऊतक हैं वो विलुप्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिका ला देते हैं। तो ये जो विलुप्त कोशिकाएं हैं
वो उनकी जगह पे नए हमारी जो स्किन है वो डेवलप होने लग जाती है। इसीलिए जो विशिष्ट ऊतक हैं वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें कहीं पे चोट लगती है और वहाँ की जो स्किन है वो अलग हो जाती है तो वो दोबारा से वापस आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो एक जगह पे अगर छिल गया है तो वो ज़िंदगी भर छिला ही रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। एक टाइम के बाद उसमें भी जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होकर के नई सेल्स को बना देती हैं। अब आगे, एक कोशिकीय जीव में भी कोशिका विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि होती है। जैसे कि हमारा अमीबा में भी वृद्धि होती है, उसका भी विभाजन होता है। अब जब आप 12th क्लास में जाओगे तो आप पढ़ोगे, आपका पहला ही चैप्टर है जीवों में जनन, कैसे उसमें वृद्धि होती है, कैसे उसमें द्विविभाजन होता है। आप में थोड़ा सा बताया गया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। क्लास 12th में आपको ये डिटेल में बताया जाएगा। तो जो हमारे एक कोशिकीय जीव हैं, जो एक कोशिकीय जीव मतलब जिनका जीवन जो है वो एक कोशिका में ही चलता रहता है और उसी में समाप्त हो जाता है, मतलब एक ही कोशिका से उनके सारे कार्य होते हैं। तो ये हमारा जो है उसमें भी कोशिका विभाजन होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। अभी मैंने आपको ये बताया भी, पॉइंट समझाया भी कि अगर हम किसी भी सजीव का वृद्धि को एक विशिष्ट लक्षण मानते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो निर्जीव हैं उनमें भी वृद्धि होती है। चाहे हम कह लें पर्वत के उस पे, चाहे हम कह लें रेत के टीले पे, सब में आकार में वृद्धि होती है। और अगर निर्जीव में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है कि वृद्धि जो है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है, यदि हम भार को वृद्धि का अभिलक्षण मानते हैं तो निर्जीवों के भार में भी वृद्धि होती है। पर्वत, रेत के टीले में भी वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीवों में इस प्रकार की वृद्धि पदार्थों के उनके सतह पर एकत्र होने के कारण होती है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ पे धूल के कण बढ़ जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है एक पर्वत जिसके ऊपर बर्फ़ जम गई हो या कुछ भी उसमें धूल मिट्टी आ गई हो तो उसके आकार में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। तो ये उनके क्या हैं, बाह्य लक्षणों में से आ जाते हैं कि उनको बाह्य चीज़ें प्रभावित कर रही हैं और जिस वजह से उनके आकार में वृद्धि हो रही है, तो ये बाह्य वृद्धि कहलाती है। और हम में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि होती है, मतलब जैसे हमारे अंदर की सेल्स जो डेवलप हो रही है वो हमारी आंतरिक वृद्धि है। लेकिन अगर पर्वत के आकार में वृद्धि हो रही है तो वो उसकी बाह्य वृद्धि कहलाती है। आप सिंपल समझिए कि अगर सजीवों में वृद्धि हो रही है तो वो उसकी आंतरिक वृद्धि है, और अगर निर्जीवों में वृद्धि हो रही है तो वह उसकी बाह्य वृद्धि है, क्योंकि बाह्य जो कारण है वो उसको प्रभावित कर रहे हैं, ना कि उनके अंदर ऐसा कोई गुण है जिसकी वजह से वह बढ़ रहे हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो इसी वीडियो के नीचे आप लिख दीजिएगा यस मैम समझ में आ गया है। और ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं, 2 उदाहरण मैंने आपको समझाए हैं। अगर आपको और उदाहरण पता हो तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बता दीजिएगा मुझे, ताकि मुझे पता चले कि आपको और भी चीज़ों के बारे में पढ़ा है और आप उनको जानते हो, डेली देखते भी हो और समझते भी हो। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं जनन। पहला हमने पढ़ा था वृद्धि, कि वृद्धि जो है वो किसका लक्षण है, हमारे जीवधारियों का लक्षण है, लेकिन वह उसका विशिष्ट लक्षण नहीं है। अब सेकंड है हमारा जनन। जनन की वृद्धि जो है वह भी हमारी क्या है, एक लक्षण है हमारे जीवधारियों का। और जनन का मतलब क्या होता है, अपने समान संतान को उत्पन्न करना। जैसे कि अगर कोई मनुष्य है वो अपने समान संतानें उत्पन्न कर रहा है अपनी जैसे। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई मनुष्य है और उसकी जो संतानें हैं वो एक बिल्ली होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कोई भी जीवधारी है वो अपने समान ही संतानें उत्पन्न करता है। इसी विधि को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। और जनन 2 प्रकार का होता है। ठीक है, जनन कितने प्रकार का होता है, जनन 2 प्रकार का होता है। पहला है हमारा
अलैंगिक जनन, जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही जनक होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसके बारे में आपको डिटेल में क्लास 12th में बताया जाएगा। अलैंगिक जनन भी आप पढ़ेंगी और लैंगिक जनन भी पढ़ेंगी। यहाँ पे केवल आपको लक्षण बताने हैं कि जीवधारी में ये लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं, उनमें जनन हो रहा है, वो संतानें उत्पन्न कर रहे हैं, वृद्धि हो रही है, तो वह क्या है, हमारे जीवधारी हैं। तो लैंगिक, अभी मैंने बताया कि जनन 2 प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन और दूसरा है हमारा लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन का मतलब होता है आ लग गया, मतलब जिसमें लैंगिक नहीं हो रहा है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। आ लगा करके आप समझ जाओगे कि आ मतलब अलैंगिक, एक जिसमें एक ही जनक हो, वो से क्या कहते हैं हम, अलैंगिक जनन कहते हैं। एक जनन मतलब एक ही हमारे उससे नए संतान उत्पन्न होते हैं। और लैंगिक जनन क्या होते हैं, जिसमें 2 विपरीत जनक की हमें ज़रूरत होती है। जैसे नर की भी ज़रूरत है और मादा की भी ज़रूरत है, मतलब फीमेल की भी ज़रूरत है और मेल की भी ज़रूरत है। तो वो कौन सा जनन है, लैंगिक जनन है, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जब नर और मादा युग्मक मिल जाते हैं तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, और उसी जाइगोट से नए संतान की भी उत्पत्ति होती है। अभी आपको केवल इतना ही समझना है कि जो जनन है वह 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन होता है वो किस वाली कोशिकाओं में होता है, एक कोशिकीय जंतुओं में होता है, चाहे वो अमीबा हो, चाहे पैरामीशियम हो, इन सब में हम अलैंगिक जनन को देखते हैं। और लैंगिक जनन मनुष्यों में होता है, हमारे जो बिल्ली हैं उनमें होता है, कुत्ते हैं उनमें होता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमें अलैंगिक जनन देखने को मिलता है। लेकिन जनन सिर्फ सजीवों में होता है, मतलब जनन जो है वह सिर्फ सजीवों में होता है। तो हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन विशिष्ट लक्षण है? नहीं। अब मैं इसका आपको जो एग्जाम्पल है और क्यों जनन भी विशिष्ट लक्षण में नहीं आता है, सजीवों में तो होता है ये जनन, लेकिन ये हमारा विशिष्ट लक्षण नहीं है, इसको मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ छोटा सा, कि आप सोचिए कि क्यों नहीं है। ऐसा कौन सी चीज़ है जो मतलब जनन के बिना भी मतलब वृद्धि कर रही है, या कोई ऐसी सजीव है जो बिना उसके भी वृद्धि हो रही है, उसमें उसकी नई संतानें उत्पन्न हो रही हैं। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम जनन को भी सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं मानते हैं। अब यहाँ पे एक अमीबा मैंने बनाया हुआ है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, वह किसी भी आकार का दिखाई देता है, और इसमें मैंने क्या बताया, कोशिका विभाजन हो रहा है, जिसके द्वारा एक अमीबा से 2 अमीबा बन रहे हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि क्यों जनन को भी हम विशिष्ट लक्षण नहीं मानते हैं, किसका, सजीवों का, ये आपको बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दूंगी, तो आप उसके लिए थोड़ा सा सर्च करिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए और ध्यान रखिए।